Hello students, welcome to lecture 3 of AOD chapter. So let's start with the topic angle between two curves. As you know very well that the direction of a curve is given by its tangent. ये कर्व किस डायरेक्शन में जा रहा है P पॉइंट पर वो उसके टेंजेंट से ही पता लगेगा। और इसी तरह से अगर एक और कर्व हम बना लें ऐसे और ये अगर कट कर रहे हैं किसी पॉइंट पर तो उसी पॉइंट पे इसका टेंजेंट इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ऑब्वियसली दोनों कर्व के बीच का एंगल कौन होगा? जो इनके टेंजेंट्स के बीच का एंगल है। सो एंगल बिटवीन कर्व्स क्या होता है? एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट कर्व की, मान लो कि फर्स्ट कर्व हमारा एफ एक्स था, तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना हो गया? एफ डैश एक्स। और ये पी पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। मान लो एच कोमा के हो गया तो एफ डैश एच हो गया। इसी तरह से दूसरा कर्व मान लो था हमारा y इक्वल टू जी एक्स, तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना हो गया? जी डैश एच। अब हमें इनके बीच का एंगल निकालना है। अब इस स्लोप को मैंने लिख दिया m2 एंड इस स्लोप को लिख दिया मैंने m1। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मुझे एंगल बिटवीन कर्व निकालना है तो मैं एंगल बिटवीन लाइंस निकालूंगा, क्योंकि ये टेंजेंट तो लाइन है और लाइनों के बीच के एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। और इसमें m1 कौन है? m1 है f डैश h और m2 कौन है? g डैश h। और ये ध्यान रखना कि कर्व्स मस्ट बी इंटरसेक्टिंग। ऑब्वियसली कर्व कहीं P पॉइंट पे कट करेंगे तो तभी तो हम वहां पर एंगल निकाल सकते हैं ना। क्लियर हो गई बात? सिंपल सी बात है। दो कर्व अगर कहीं कट करते हैं वहां पे एंगल चाहिए तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट बनाओ, इनके बीच का एंगल निकाल लो। टेंजेंट्स के बीच का एंगल मतलब कि कर्व्स के बीच का एंगल, और दो लाइनों के बीच का एंगल का फॉर्मूला ये होता ही है। ठीक है, तो यहां से इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल हम निकाल सकते हैं। तो वो फॉर्मूला जो है अब हमने लगाया तो उसमें m1 m2 कौन है? स्लोप ऑफ द लाइन। पर स्लोप ऑफ द लाइन क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि डिवाइड बाय dx। तो m1 की वैल्यू फर्स्ट कर्व का डिवाइड बाय dx और m2 की वैल्यू सेकंड कर्व का डिवाइड बाय dx। ओके, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व है, पता ही तुम्हें इस तरह से बनता है, और 4 माइनस एक्स स्क्वायर कुछ ऐसे बनेगा। सिंपल ग्राफ बनाने तो तुम्हें आते ही हैं। अब ये कट कहां करेंगे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। तो इन दोनों कर्व को हम आपस में कर लेते हैं सॉल्व। यहां से हमें मिल गया प्लस माइनस √2। तो ये पॉइंट हमारा हो गया √2, और ये पॉइंट हमारा हो गया माइनस √2, अब हमें एक एंगल निकालना है P पर और एक Q पर। अब क्योंकि ये दोनों ग्राफ सिमेट्रिकल है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो सिमेट्रिकल होता है अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स, तो ये क्योंकि सॉरी अबाउट द y एक्सिस, तो क्योंकि ये ग्राफ सिमेट्रिकल है दोनों, तो जो एंगल यहां बनेगा इनका वही एंगल यहां भी बनेगा। ये एंगल कोई चेंज तो होगा नहीं। अगर यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ भी अल्फा है, तो यानी कि तुम P पॉइंट का एंगल निकाल लो वही Q का भी एंगल हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ की शेप सेम है y एक्सिस के अबाउट। अब P पॉइंट पे एंगल निकालना है तो भाई इसका डिवाइड बाय dx निकाल लो पहले। तो इसका डिवाइड बाय dx हो गया 2x, और इसमें P पॉइंट डाल दो। P पॉइंट इसमें डालेंगे तो 2√2 हो गया, यानी कि फर्स्ट स्लोप हमारे पास आ गया 2√2। फिर दूसरे कर्व का डिवाइड बाय dx निकाल लो, वो हो गया -2x। फिर उसमें जो है अपना P पॉइंट डाल दो तो -2√2 हो गया स्लोप। अब डिवाइड बाय dx क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी ये दोनों क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट्स। अब कर्व के बीच में एंगल कौन होता है? टेंजेंट्स के बीच का एंगल, यानी इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल। और लाइंस के बीच का एंगल का फॉर्मूला क्या है? m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2 का मॉड। और दूसरी बात एक ध्यान रखनी है, देखो जब भी दो कर्व के बीच में एंगल पूछा जाए उसका मतलब हमेशा एक्यूट एंगल ही बताना है।
वी विल ऑलवेज गिव द एक्यूट एंगल। एंगल बिटवीन लाइंस का मतलब हमेशा होता है, अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में एंगल बिटवीन लाइंस पूछा जा रहा है तो हम उसमें एक्यूट एंगल को ही बताएंगे। तो एक्यूट एंगल बताना है तो मॉड लगाना पड़ेगा। सो m1 माइनस m2, यहां भी हमने मॉड लगाया ही था, m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। So this becomes 4 root 2 by 7. So the angle is tan inverse 4 root 2 by 7. अब देखो ये दो कर्व हैं, अब इनको सॉल्व तो हम कर नहीं पाएंगे। कैसे सॉल्व करें? अब e की पावर माइनस एक्स 4x को मैं कैसे सॉल्व करूं? यहां से तो पॉइंट निकलेगा नहीं, तो फिर हमें कैसे पता? पहले ये देख लें इंटरसेक्टिंग है भी कि नहीं है। अब देखो वाई स्क्वायर टू 4x का ग्राफ तो राइट हैंडेड पैराबोला होता है, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ ये होता है, यानी कि ये कट तो कर रहे हैं एक दूसरे को कहीं ना कहीं, पर हम निकाल नहीं पा रहे पॉइंट। कोई बात नहीं, पर कम से कम इतना तो पता लग गया ना कि कट कर रहे हैं। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होते तो फिर हम एंगल फाइंड आउट ही नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे तो एंगल निकलेगा। तो ये हमने देख लिया कहीं कट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, तो इस पी पॉइंट पे निकाल लेंगे। देखो पहले ही कर्व को डिफरेंशिएट करोगे तो 2y/4 आएगा, एंड दूसरे कर्व को डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर माइनस एक्स बाय 2 इंटू माइनस हाफ आएगा। सो पहला स्लोप हमारा हो गया 2/y यानी कि 2/k। दूसरा स्लोप हमारा हो गया माइनस हाफ e की पावर माइनस h बाय 2। बट एक्चुअली में जो h के पॉइंट है वो इस कर्व को सेटिस्फाई करता है, इस पे लाई करता है। सो k विल बी इक्वल टू e की पावर माइनस h बाय 2। सो e की पावर माइनस h बाय 2 को हम क्या लिख सकते हैं? m2 जो स्लोप लिखा था हमने, इसमें e की पावर माइनस h बाय 2 को हम k लिख सकते हैं। तो भाई ये तो m1 m2 माइनस 1 ही आ गया। m1 m2 को मल्टीप्लाई करके देखो तो हमें h के पॉइंट की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो सीधा सा एंगल हो गया हमारा 90, क्योंकि m1 m2 जब माइनस 1 आ जाए तो लाइंस के बीच में एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। सो h के निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। साइन और कॉस के बीच में एंगल, अब देखो साइन कॉस तो बहुत जगह पे काटेंगे। ये साइन एक्स ऐसे चलता ही जाएगा, ये कॉस एक्स ऐसे चलता ही जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, देन जो है ऐसे जाएगा, देन ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, मतलब ये काटते रहेंगे। तो बट क्या है, देखो ये एंगल सिमेट्रिसिटी है, ये ग्राफ सिमेट्रिकल होता है, सारे एंगल सेम आएंगे यहाँ पर, ये एंगल सब सेम होगा ये। तो सारे एंगल क्योंकि सेम है ना, तो इसलिए हम एक पॉइंट पे एंगल निकाल लें तो सफिशिएंट हमारे लिए, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है साइन कॉस की। तो ये पॉइंट हमारा क्या है? ये पी पॉइंट, यहां पर एंगल निकाल लेते हैं हम। ओके, ये पॉइंट हमारा हो गया π/4, 1/√2, क्योंकि साइन और कॉस π/4 पे कट करते हैं, पता ही है तुम्हें। तो यहां एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो भाई साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो गई? कॉस एक्स, एंड कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या हो गई? माइनस साइन एक्स। तो यहां से m1 की वैल्यू कितनी आ गई? cos π/4, और यहां से m2 की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस साइन π/4। अब यहां से हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। सो tan थीटा विल बी m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2, यानी कि √2 2√2। सो इट इज tan इनवर्स 2√2, ये हो जाएगा एंगल। अच्छा, अब देखो ये दो कर्व हैं, ऑर्थोगोनली कट करते हैं। अब ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है? ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी हम लिख लें। ऑर्थोगोनल का मीनिंग क्या है? Two curves are said to cut orthogonally if angle between the curves at each point of intersection is 90 डिग्री।
ठीक है, दो कर्व तभी ऑर्थोगोनल होंगे, मान लो दो कर्व ऐसे 3-4 जगह पे कहीं भी काट रहे हो तो यहाँ 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 हर जगह एंगल 90 होना चाहिए, ध्यान रखना। हर पॉइंट पे एंगल 90 होगा तब ऑर्थोगोनल कहलाएंगे, वरना एक पॉइंट पे भी 90 नहीं हुआ तो ऑर्थोगोनल नहीं कहलाएंगे। तो ये दो कर्व है ऑर्थोगोनली कट करते हैं। ठीक है, तो कहीं भी कट कर रहे होंगे तो मान लीजिए कि ये कर्व हो गया y स्क्वायर 2x और ये कर्व हो गया हमारा 2xy इक्वल के, और कट कर रहे हैं एक दूसरे को 90 पर। किसी पी पॉइंट पर, पी पॉइंट को हम कुछ अल्फा कोमा बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें एक तो dy बाई dx, अब देखो तीन बातें करनी है। एक तो ये सेटिस्फाई करेगा इसको, बीटा स्क्वायर बराबर 2 अल्फा। ठीक है, या फिर पॉइंट को ही शुरू में ऐसा मानो कि बीटा अल्फा मानो ही नहीं, भी पॉइंट सेटिस्फाई कराते हुए मान लो। तो यहां पर देखो तुम y को अल्फा मान लो तो x क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाय 2, या डिवाइड बाय 2 नहीं अच्छा लग रहा देखने में तो भाई 2 अल्फा लिख लो फिर y को। ठीक, 2 अल्फा या 2h लिख लो। तो y को अगर तुम 2h लिखोगे तो 4h स्क्वायर बराबर 2x आएगा, तो x की वैल्यू तुम्हारे पास 2h स्क्वायर आ जाएगी, तो भाई x 2h स्क्वायर हो गया। तो अल्फा बीटा दो अननोन डालने की क्या जरूरत है, h अकेले h से काम चल रहा है तो चलाओ। अब इसको सेटिस्फाई करवा दिया, अब इसको भी तो करवाना है सेटिस्फाई, तो इसमें पुट करो भाई, ये p पॉइंट लाई करेगा इस पर 2xy बराबर k पर। तो x की वैल्यू डालो 2h स्क्वायर, y की वैल्यू डालो 2h इक्वल टू k। यहां से हमें रिलेशन मिल गया 8h³ बराबर k। इसको इक्वेशन 1 डालो, संभाल के रखो, काम आएगा। दूसरी बात, ऑर्थोगोनली कट करते हैं। ऑर्थोगोनली कट करने का मतलब ये होता है कि m1 m2 -1 होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होना चाहिए -1। तो इसका dy बाई dx निकालो पहले वाले का। सो 2y डैश इज इक्वल टू 2, सो y डैश इक्वल टू 1/y यानी कि 1/2h। इसका भी देखो y आ रहा है k बाय 2x, तो y डैश हो गया माइनस k बाय 2x स्क्वायर। सो माइनस k बाय 2 इंटू एक्स कितना देखो 4h की पावर 4 यानी कि -1/8h सॉरी kh4। अब ऑर्थोगोनली अब पहला स्लोप देखो कितना आ गया 1/2h आ गया, दूसरा स्लोप कितना आ गया -k/8h4 आ गया, इसको लिखो -1। यहाँ से k की वैल्यू अपने पास आ गई 16h की पावर 5। अब k को तुम वापस वहां से पुट करो, k की वैल्यू 8h³ है तो हो गया 16h5। तो यहाँ से h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई देखो, h³ 8h³ कॉमन तो आया 2h स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। सो h की वैल्यू आ गई 0 और प्लस माइनस 1/√2। तो हमें क्या चाहिए था, k चाहिए था। तो फिर k कितना है अपना, k तो अपना 16h की पावर 5 है। ठीक, अब इसमें देखो जीरो तो हम डाल नहीं सकते हैं। किसको, h को 0 डाल सकते हैं क्या, h को कैसे 0 डाल देंगे, देखो h को अगर हम 0 डाल देंगे तो ये पॉइंट हमारा 0,0 हो जाएगा, और 0,0 हो जाएगा तो देखो इसका स्लोप तो अनडिफाइंड हो गया ना, दोनों स्लोप अनडिफाइंड हो जाएंगे h को 0 डालने से। समझ रहे हो बात को, h को 0, h वैसे भी 0 हम डाल नहीं सकते हैं क्योंकि h को 0 डालने से ये पॉइंट 0,0 आ रहा है, और 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, इसको तो कर रहा है। ठीक है, इसको करने के लिए xy बराबर 0 आ जाएगा, xy बराबर 0 और y स्क्वायर बराबर 2x। सो इनके बीच का टेंजेंट कह सकते हैं, वैसे देखो कहने को तो कुछ नहीं है, h को मैं 0 लिख दूं तो कर्व भी चेंज हो जाएगा, है ना। ये यहाँ पर k की वैल्यू फिर 0 आ जाएगी। अब देखा जाए k को 0 लिख दूं तो xy बराबर 0 क्या होता है, xy बराबर 0 तो ये दो लाइनें ही हो गई और ये कर्व हो गया। अब देखा जाए वैसे ये 90 पे काट ही रहे हैं, ये वाली जो ये कर्व है इसका टेंजेंट तो ये है, और इस लाइन का टेंजेंट ये है, तो 90 पे काट ही रहे हैं एक तरह से। बट इस लाइन का जो टेंजेंट है ना वो ये है, वो 90 पे नहीं काट रहे हैं। ठीक है ना, नहीं समझे। देखो ऐसा है कि अगर मैं h को 0 पुट कर दूंगा ना तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,0। अब ये 0,0 होगा तो फिर ये इसको सेटिस्फाई करेगा 0,0, तो k की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो xy बराबर 0 आ गया। अब xy बराबर 0 में क्या है, दो लाइनें हैं देखो,
एक तो एक्स वाई इक्वल टू जीरो मतलब एक्स जीरो और वाई जीरो, यानी एक्स और वाई एक्सिस और ये कर्व। अब बताओ ये देखो, ये और वाई एक्सिस एक्स एक्सिस सॉरी तो 90 पे काटते हैं, ये दोनों तो 90 पे काट रहे हैं, क्योंकि इसका टेंजेंट ये है और लाइन का टेंजेंट तो खुद ही होता है। बट ये और वाई एक्सिस थोड़ी ना 90 पे काट रहे हैं। अब इसकी और वाई एक्सिस की बात करूं, ये तो पैरेलल है, क्योंकि इसका टेंजेंट तो वाई एक्सिस ही है, तो पैरेलल हो गए तो 90 में नहीं काट रहे हैं। यानी कि ये हम नहीं ले सकते इसमें h इक्वल टू जीरो, तो k फिर हमें यहां पर h को लेना पड़ेगा प्लस माइनस 1/√2 की पावर 5, यानी कि हो गया प्लस माइनस 1/16√2। तो आंसर हमारा कितना आ गया, प्लस माइनस 1/√2, सॉरी 16√2 नहीं आएगा, √2 की पावर ये 4√2 हो गया। तो आंसर हमारा आ गया प्लस माइनस 4/√2, यानी कि प्लस माइनस 2√2। ठीक, तो ये हमारा के का आंसर आ जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा देखो, ये दो कर्व है 90 पे कट करते हैं, तो हमें कुछ प्रूव करना है। अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कुछ मान लेते हैं। ये दोनों कर्व हैं, मान लो कि इन्होंने कट किया h, k पॉइंट पर, तो भी एच के पे अगर कट कर रहे हैं तो एच के पॉइंट दोनों कर्व को करेगा सेटिस्फाई, इसको भी और इसको भी। अब इन इक्वेशंस को हम यूज कर लेंगे आगे चल के कहीं, ठीक है। अब देखो इसका dy/dx निकालते हैं, तो 2ax प्लस 2by डैश इक्वल टू 0, ये फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव यहां से निकल आएगा, जो कि -ax/by हो गया, यानी कि हमारा जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना फर्स्ट कर्व का, वो -ah/bk हो गया। सिमिलरली m2 भी सेम ही आएगा, देखो इन दोनों में कोई फर्क तो है नहीं, स्मॉल ए है वो कैपिटल ए है, इतना ही फर्क है, तो ये कैपिटल ए आ जाएगा भाई। अब क्योंकि कर्व ऑर्थोगोनल है तो m1 m2 की वैल्यू हो जाएगी -1, यानी कि ah² k² मस्ट बी इक्वल टू -1, यानी कि h² की वैल्यू हमारे पास ये आ गई -bb/aa। ठीक, अब h² कैसे निकालें। अब इसमें ध्यान ये देना कि h के अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, वो यहां से निकालेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, हमें तो रेशियो तो चाहिए ना h का। तो यहां से एक काम करो, देखो दोनों 1 है ना, ये चीज भी 1 है वो चीज भी 1 है, तो दोनों को बराबर कर दो, इसको इसके इक्वल टू कर दो क्योंकि वो 1 है। अब एक काम करो कि a माइनस ah² कर लो इज इक्वल टू b माइनस bk² कर लो। अब यहां से तुम h/k की वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि आ रही है b माइनस b/a माइनस a, तो इससे जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो हमें एक तरह से h के निकालने की जरूरत नहीं है, रेशियो से ही काम चल जाएगा। सो दिस वाज ऑल विद द टॉपिक एंगल बिटवीन कर्व्स। अब हम शुरू करने जा रहे हैं शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, देखो एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस निकालते हो, ये वाला तो लेते नहीं हो, ये तो लेते नहीं हो, यही वाला लेते हो जो 90 वाला होता है। दो लाइनों के बीच में डिस्टेंस निकालते हो, ये तो लेते नहीं हो, ये तो लेते नहीं हो, यही वाला लेते हो जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो बेसिकली शॉर्टर डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, शॉर्टर डिस्टेंस। सो शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स इज एक्चुअली लाइज अलोंग द कॉमन नॉर्मल, कॉमन परपेंडिकुलर, और यू कैन से द कॉमन नॉर्मल। जैसे कि मैं बात करूं पॉइंट एंड लाइन की, या मैं बात करूं दो लाइनों की, भी दो लाइनों की बात करते हैं, तो जो शॉर्टर डिस्टेंस PQ होगा वो होगा जो दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर है। इसी तरह मैं बात करूं अगर पॉइंट एंड लाइन की, तो पॉइंट और लाइन के बीच में शॉर्टर डिस्टेंस वो होगा जो लाइन के परपेंडिकुलर है। बाकी पॉइंट के तो देखो परपेंडिकुलर क्या ही लेंगे हम, पॉइंट से तो डिस्टेंस मेजर ही कर रहे हैं, तो ये लाइन L के परपेंडिकुलर होना चाहिए और पॉइंट से पास करना चाहिए। अच्छा, फिर मैं बात करूं पॉइंट एंड सर्कल की, तो भी सर्कल के परपेंडिकुलर कौन होता है? एक्चुअली ये अगर सर्कल का टेंजेंट है ना, तो सर्कल की प्रॉपर्टी है
कि सर्कल का नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से पास करता है। ठीक, तो अगर तुम्हें किसी पॉइंट से P से डिस्टेंस लेना था सर्कल का, तो वो हमें कॉमन परपेंडिकुलर के अलोंग लेना था। यानी कि जैसे ये कोई सर्कल है, ये पॉइंट है, अब हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है मिनिमम शॉर्टेस्ट, तो वो होगा जो सर्कल के परपेंडिकुलर होगा। और सर्कल के परपेंडिकुलर लाइन वही होती है जो उसके सेंटर से पास करती है। तो इस केस में हम ये बोलेंगे कि ये जो शॉर्टर डिस्टेंस PQ है, ये वो लाइन होगी जो सर्कल के सेंटर से पास करते हुए जाएगी, क्योंकि सर्कल के सेंटर से पास करता है जो वो रेडियस, वो हमेशा टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर। और यही हम चाहते थे कि जो लाइन PQ है वो परपेंडिकुलर हो जाए सर्कल के। इसी तरह से कोई भी दो कर्व हो, कर्व एंड सर्कल हो, कर्व एंड कर्व हो, तो सीधी सी बात है दो कर्व के बीच में चाहिए अगर तुम्हें कोई भी डिस्टेंस, तो वो दोनों के होना चाहिए परपेंडिकुलर। यानी कि इसका टेंजेंट बनाया और इसका टेंजेंट बनाया, और ऐसी कोई लाइन जानी चाहिए जो दोनों के ही परपेंडिकुलर हो जाए, तभी वो शॉर्टर डिस्टेंस कहलाएगी। दोनों के टेंजेंट के परपेंडिकुलर, फर्स्ट कर्व के भी सेकंड के भी। और कर्व्स मस्ट भी नॉन इंटरसेक्टिंग होने चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए, तभी निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली इंटरसेक्टिंग होंगे तो शॉर्टर डिस्टेंस 0 हो जाएगा। इंटरसेक्टिंग का मतलब शॉर्टर डिस्टेंस इज 0, क्योंकि कट ही कर गए तो उनके बीच में डिस्टेंस ही क्या रह गया, 0 ही हो गया वो तो देखो ये एक पैराबोला है, ये एक लाइन है। अभी तो मैं जूम कर रहे हैं कि ये कट नहीं करते हैं, वैसे वेरीफाई करना चाहिए हमें, इन दोनों को सॉल्व करके देखना चाहिए। सॉल्व करके देखो तो देखो यहां से कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, यानी ये दोनों कर्व एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, करने भी नहीं चाहिए, शॉर्टर डिस्टेंस निकालना है तो। अब इनके बीच में अब ऐसा पॉइंट ढूंढना है पैराबोला पे जो लाइन के नियरेस्ट हो, तो यहां पर एक ऐसे टेंजेंट बनेगा और ये एक लाइन बनेगी, ये दिस विल बी द शॉर्टर डिस्टेंस, क्योंकि PQ लाइन जो है ना वो इसके भी परपेंडिकुलर हो गई और कर्व के भी परपेंडिकुलर हो गई। तो PQ लाइन जो कि दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी कि कॉमन परपेंडिकुलर जो है, वही कहलाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस अगर शॉर्टेस्ट है तो ऑब्वियसली P पॉइंट जो है वो नियरेस्ट पॉइंट होगा लाइन के साथ। तो P पॉइंट निकालना है तो इसको मान लेते हैं h h² + h+1। ठीक है, अब कंडीशन लगा देते हैं। देखो तो कंडीशन क्या लगानी है, तुम नॉर्मल की इक्वेशन लिख लो। PQ की इक्वेशन क्या होगी, y - y1, या वैसे देखा जाए तो डायग्राम से ही दिख रहा है, इसका स्लोप अगर 1 है तो इसका टेंजेंट का स्लोप भी 1 ही होगा ना, ये दोनों आपस में पैरेलल ही तो हो गए, दोनों पैरेलल हो गए, डायग्राम से दिख रहा है, तो इसका स्लोप कितना हो गया, 1 हो गया। पर इसका स्लोप तो dy/dx हुआ करता है, इसका स्लोप क्या हुआ करता है, dy/dx। टेंजेंट का स्लोप तो dy/dx ही होता है। dy/dx की वैल्यू क्या आ रही है, 2x + 1, यानी कि 2h + 1, यानी कि h की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो P पॉइंट हमारा क्या हो गया, 0,1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो xy = c² तो पता ही है हमें, ये तो डायग्राम में आता है हमें बनाना। xy = c² तो ये होता है हाइपरबोला ऐसा, और सर्कल भी पता ही है, 3 रेडियस का सर्कल, ऐसे कुछ बनेगा डायग्राम। एज्यूम हम कर रहे हैं, कट नहीं करेंगे, वैसे क्रॉस चेक करके देख लेना एक बार, इनको सॉल्व करना इक्वेशंस को, तो कोई आंसर नहीं आना चाहिए। अब इनके बीच में शॉर्टर डिस्टेंस बनाना है, तो शॉर्टर डिस्टेंस सर्कल और कर्व के बीच में कौन होगा, जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और सर्कल के परपेंडिकुलर कौन होता है, जो उसके सेंटर से पास करता है, यानी कि कर्व का नॉर्मल सेंटर से पास करना चाहिए। समझे बात को, कर्व का नॉर्मल, ये देखो ये कर्व है, इसका हमने बनाया ऐसे करके टेंजेंट, फिर ये बन गया इसका नॉर्मल ऐसे, ये सेंटर से पास करना चाहिए, तो अपने आप ही नॉर्मल हो गया। देखो यहां पे 90 हम बनाएंगे और ये 90 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि सर्कल के सेंटर से अगर कोई लाइन पास करेगी ना तो वो सर्कल के परपेंडिकुलर हो गई। तो ये P पॉइंट हम मान लेते हैं h, 9/h, और इसका नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर सेंटर से पास करवा देंगे। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो गई, y - y1 = डिफरेंशिएशन क्या हो गई भाई इसकी,
-9/x²। ठीक, ये तो हो गया टेंजेंट का स्लोप। और अब लिखना है हमें नॉर्मल का स्लोप, तो x²/9 h²/9 हो गया नॉर्मल का स्लोप इंटू x माइनस x1। अब इसको पास करवा दो 0 0 से, सो -9/h इक्वल टू -h³/9, so h⁴ इक्वल टू 81, सो h इक्वल टू ±3। तो ये P पॉइंट तो हमारा हो गया 3,3 और ये Q पॉइंट हो गया -3 -3। अब डायग्राम से तुम्हें दिख रहा है ये डिस्टेंस 0 0 और 3 3 के बीच का √18 और ये भी √18 ही है। ठीक है ना, दोनों डिस्टेंस सेम है। तो यानी कि ऊपर नीचे की फिगर सिमेट्रिकल है। तो हमें शॉर्टर डिस्टेंस निकालना है ना, तो हम तो ये वाला निकाल लेते हैं PQ डिस्टेंस। ये हमारा शॉर्टर डिस्टेंस हो जाएगा। ये पॉइंट को कुछ और नाम दे देते हैं हम, P' या फिर P1 P2। ठीक है, तो शॉर्टर डिस्टेंस जो है ना हमारा, और इधर आएगा कोई Q2 ऐसे। तो इसमें जो डिस्टेंस है ना P1 Q1 और P2 Q2 दोनों सेम है एक्चुअली में, क्योंकि फिगर सिमेट्रिकल है ये इन द अपोजिट क्वाड्रेंट्स। तो P1 Q1 ही निकाल लो फिर। तो P1 Q1 की वैल्यू क्या होगी, OP1 माइनस OQ1, जो कि है अपना √18 और OQ1 क्या है, रेडियस। रेडियस अपना कितना था सर्कल का, 3, यानी कि आंसर हमारा कितना हो गया, 3√2 - 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 3 हो गया। अच्छा, तो 3√2 - हाँ ठीक है, 3√2 - 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आंसर यहां गलत दिया हुआ है, इसको ठीक कर लेते हैं। एक बार देख लें इसको, ये कहीं वो तो नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को कट तो नहीं कर रहे हैं ये कर्व। y इक्वल टू 9/x है ना, चेक कर लेते हैं एक बार, है ना, हमने चेक नहीं किया था। तो इसका d कितना आ रहा है, b, हाँ ठीक है, d नेगेटिव आ रहा है, तो कट तो नहीं करेंगे। तो ठीक है, क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में प्रॉब्लम है। चलो तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अभी एक पैराबोला दिया हुआ है, ऐसा पॉइंट बताना है जो कि 0,3 के क्लोजेस्ट हो। तो क्लोजेस्ट यानी शॉर्टर डिस्टेंस वाली बात हो गई। तो शॉर्टर डिस्टेंस तो कॉमन नॉर्मल से होता है, तो P पॉइंट से कोई भी अगर जाएगा तो वो 90 डिग्री पे जाना चाहिए कर्व के साथ। तो एक ये तो 90 दिख ही रहा है, तो PQ1 तो हो ही गया। हो सकता है यहां भी कोई नॉर्मल बन जाए, PQ2। हो सकता है यहां भी कोई नॉर्मल बन जाए, PQ3। ठीक है कि नहीं, पॉइंट और कर्व के बीच में शॉर्टर डिस्टेंस कौन होगा, जो पॉइंट से पास करे और कर्व के परपेंडिकुलर हो। तो भाई कर्व के परपेंडिकुलर हमने बना दिया। ऐसा हमें 3 नॉर्मल हो सकता है कि हो, 3 जात से ज्यादा हो, अभी पता नहीं है कुछ भी, वो तो हम पॉइंट एज्यूम करेंगे। देखो जैसे इसको तुम y को 2h ले लो, तो x की वैल्यू भी 2h हो गई, 2h², 4h² इक्वल 4h²। ठीक है, ये ऐसे पॉइंट कुछ मान लो। तो भाई वो अब नॉर्मल मैंने 3 बनाए हैं Q1 Q2 Q3 पर। अब 3 बनेंगे 4 बनेंगे, वो तो देखो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो h की वैल्यू 3 आएंगी तो 3 बना देंगे, ज्यादा आएंगी तो ज्यादा दिखा देंगे यहाँ पर, और कम आएंगे तो यहाँ से हटा देंगे जो बनाए हैं अभी। तो ऐसे करके कुछ नजर आ रहा है। तो इसमें हमें कंडीशन क्या लगानी है कि नॉर्मल एट Q मस्ट पास थ्रू द पॉइंट P। ये कंडीशन हमें लगानी है यहाँ पर। तो नॉर्मल बनाते हैं Q पर, फिर तो इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं। 2x इक्वल टू 2y', तो y' इक्वल टू x, x की वैल्यू क्या अपनी 2h। तो भाई इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, -1/2h इंटू x माइनस x1। तो भाई इसको पास करवा दो P पॉइंट से 0,3 से, 0,3 से पास करवाओगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा। सो 3 - 2h² इक्वल टू 1, सो h इक्वल टू +-1। और h की वैल्यू, हाँ 0 भी तो हो सकती है ना h की वैल्यू। 1 मिनट, एक 0 तो हमने यहाँ पर
क्या था देखो, ये 2h/2h आया था ना, तो 2h को 2h से काटेंगे तो उसको 0 भी तो लिखेंगे ना। यहाँ से दो ऑप्शन आएंगी, या तो h 0 होगा या ये 1 होगा। ठीक है, क्योंकि स्लोप है ना, ये क्या है, स्लोप है, तो स्लोप जो है 1/0 भी तो हो सकता है ना, 1/0 प्लस मतलब इन्फिनिटी स्लोप भी हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है। तो h की वैल्यू 0 आ गई और इधर से अपने पास ±1 आ गई। तो देखो 0 से तो अपने पास 0 डालोगे ना तो Q1 मिल जाएगा तुम्हें 0 0, और 1 डालोगे तो Q2 मिल जाएगा 2 2, और -1 डालोगे तो Q3 मिल जाएगा -2 -2 यानी -2 2, यानी कि 3 नॉर्मल हमें मिल रहे हैं यहाँ से। अब 3 नॉर्मल बन रहे हैं तो नियरेस्ट में फिर अभी देखो 3 पॉइंट आ गए ना कॉमन नॉर्मल के, तो कॉमन नॉर्मल के पॉइंट अगर 3 3 आ जाएं तो फिर शॉर्टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि तीनों डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो गए, उनमें से देखना पड़ेगा। फिर यहाँ से देखो, एक तो PQ1 निकाल के देखो, वो तो 3 आ रहा है, और PQ2 Q3 तो देखो सेम ही आएंगे, सिमेट्रिकल फिगर है, और वो तुम डिस्टेंस निकालो 0 3 और 2 2 के बीच में, तो √5 आएगा। तो ये दोनों डिस्टेंस फिर √3 से तो छोटे ही है, 3 डिस्टेंस तो ज़्यादा बड़ा है, ये छोटा है, तो हम शॉर्टर डिस्टेंस फिर इसको मान लेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे हम। तो √5 है डिस्टेंस अगर पूछा हो, और पॉइंट पूछा हो तो दो हैं, ±2,2 दो पॉइंट हो गए। ये इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, x1, ठीक है 1 थोड़ा सा, अच्छा तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। अब इसको देखो, ये क्या है, डिस्टेंस फार्मूला की तरह लग रहा है कुछ, है ना। ये कर्व मानना पड़ेगा, देखो ये एक कर्व मैं मानूंगा y = 8 - x² का अंडर रूट, तो ये चीज हमारी फिर y1 बन जाएगी। और एक कर्व मैं मानूंगा 16/x, ये चीज y2 बन जाएगी। ये ट्रिक है इसके अंदर, ठीक है ना। ये ऐसे दो कर्व मानने पड़ेंगे हमें। तो फिर कर्व मानेंगे तो देखो, ये मतलब कर्व बना लूं पहले, देखो मैं, अब पहले तो ये कौन है, ये है एक सेमी सर्कल। कैसे, देखो इसकी मैं स्क्वेयरिंग अगर करता हूं तो एक सर्कल की इक्वेशन आती है, ऐसे सर्कल है, बट y क्योंकि अंडर रूट में है तो y पॉजिटिव होना चाहिए, अंडर रूट तो हमेशा पॉजिटिव होता ही है, तो पॉजिटिव है तो नीचे नहीं ले सकते y को, तो ऊपर ऊपर बनाना पड़ेगा खाली। तो यानी कि क्या हो गया, एक सेमी सर्कल है ये, जिसका कि सेंटर 0 0, रेडियस √8 है। तो ये तो हमारा हो गया एक सेमी सर्कल ऐसे करके। और दूसरी बात 16/x, तो भाई 16/x तो हाइपरबोला हो गया, ये ऐसे करके 16/x, ये हमने भाई दो कर्व बना लिए ऐसे। ठीक, क्या फायदा हुआ इससे, देखो अच्छा इसमें x1 कहाँ से कहाँ तक है, x1 है 0 से आगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और x1 0 से 2√2 के बीच में है, ये √8 का मतलब 2√2 ही तो हो गया ना। तो x1 की वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ पर कहीं है x1, तो यानी इधर तो जाना ही नहीं है हमें। और x2 जो है ना वो तो r+ है, यानी ये वाला कर्व नहीं बनाना। वैसे तो देखो y = 16/x जो है ना, xy = c², ये हाइपरबोला होता है ऐसे, पर नीचे वाला हिस्सा बनाना ही नहीं है, क्योंकि x2 हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो पॉजिटिव है तो नीचे वाला कर्व तो रहने देते हैं हम, बनाना है बना सकते हो, बाकी लेना तो ऊपर की साइड है तो रहने देते हैं। तो x2 होगा कि यहाँ पॉइंट। अब देखो मान लो कि ये अपना पॉइंट है x2 और ये है अपना पॉइंट x1 y1, x2 y2, तो फिर देखो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि y2 की वैल्यू 16/x2 होगी कि नहीं हो गई, तो 16/x2 को मैं y2 लिख सकता हूँ ना फिर, ठीक है कि नहीं। तो डिस्टेंस फार्मूला, और हमें बतानी है इसकी मिनिमम वैल्यू, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस बताना है। तो फिर मैं मिनिमम के हिसाब से देखो फिगर ऐसे बना लेता हूँ, मिनिमम बनाना है ना, तो फिर कॉमन नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर बना लेते हैं फिर। तो ऐसे करते हैं, देखो ये बनाया हमने कॉमन नॉर्मल,
यानी कि इसके परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर। अब सर्कल के तो देखो परपेंडिकुलर है तो सेंटर से होके जाएगा। ये पॉइंट हमने लिया P, ये लिया हमने Q। अब देखो इसको अगर मैंने माना x2, y2 और इसको मैंने माना x1, y1, तो यहां से तुम्हें दिख रहा है कि y2 की वैल्यू हो गई 16/x2 और ये पॉइंट इस पे माना था तो y1 की वैल्यू क्या हो गई 8 - x1 स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां से अब देखो जो हमें क्वेश्चन में दिया था वो चीज क्या हो गई, गिवन एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू x1 - x2 प्लस 8 - √x1 तो y1 बन चुका, 16/x2 तो y2 बन चुका। तो भाई ये तो डिस्टेंस फार्मूला हो गया, ये तो एक तरह से ये तो P और Q के बीच का डिस्टेंस ही हो गया है। तो और हमें इसकी निकालनी है मिनिमम वैल्यू, यानी कि हमें PQ स्क्वायर की निकालनी है मिनिमम वैल्यू। अब PQ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन कर्व्स है, तो हमें शॉर्टर डिस्टेंस निकालना है बस। PQ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स और उसकी निकालनी है मिनिमम वैल्यू। तो हमें क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कि क्या होगा हमारा PQ जो यानी कि OP - OQ। अब OP हम निकालेंगे किसी तरह से, फिर OQ तो रेडियस है, माइनस कर देंगे उसको हम। अब शॉर्टर डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, नॉर्मल निकालेंगे P पर, नॉर्मल एट P क्या होगी y - y1 h मान लें इसको, y - 16/h इज इक्वल टू स्लोप हो गया माइनस ये h²/16 हो गया नॉर्मल का स्लोप, इंटू x - x1। ये पास करनी चाहिए ओरिजिन से, तो यानी 0 - 16/h इक्वल टू -h³/16 यानी h⁴ बराबर, ये मतलब +-4 आ गया बेसिकली। देखो और हमें तो प्लस लेना है, तो h को ये मैंने h माना था ना, तो P पॉइंट मेरा क्या हो गया 4,4 आ गया। तो OP डिस्टेंस कितना हो गया भाई फिर, √32 - 2√2 यानी कि 2√2 का होल स्क्वायर यानी कि 8। क्लियर हो गई बात, चलो आगे चलते हैं। अब देखो एक तो एलिप्स है, ये 4 है, ये 3 है, और एक कोई लाइन है x + y = 10, ऐसे कुछ बनेगी। इनके बीच में निकालना है हमें मिनिमम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना है। तो कुछ नहीं है, देखो ये और ये 90 होने चाहिए दोनों। अगर ये PQ शॉर्टर डिस्टेंस है तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि PQ लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए x + y = 10 के भी और इस कर्व एलिप्स के टेंजेंट के भी। तो फिर इसका स्लोप अगर 1 है ना, तो फिर टेंजेंट का स्लोप भी 1 हो जाएगा, ये स्लोप भी 1 होना चाहिए। फिर स्लोप बराबर होंगे तभी तो लाइनें पैरेलल होंगी, तभी तो दोनों एंगल 90 बनेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 लिख दो। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 लिखना है तो Q पॉइंट मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो Q पॉइंट देखते हैं फिर। एलिप्स का टेंजेंट क्या होता है, y = mx ± a² m² + b², और स्लोप तो तुम्हें 1 लेना था और प्लस ही लेना है, मतलब ऊपर की तरफ ही लेना है। देखो टेंजेंट तो हमें अब नीचे की तरफ, अब यहाँ तो टेंजेंट लेना नहीं है। अब स्लोप तो देखो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, पर जो इस लाइन के नज़दीक तो ये रहेगा ना, नीचे वाला थोड़ी रहेगा। तो स्लोप 1 लेना है तो y इंटरसेप्ट जो है वो तो तुम वही लेके रखो ना, प्लस वाला ही लेके रखो। y इंटरसेप्ट वो नेगेटिव क्यों लेते हो। तो 16 + 9 हो गया, यानी कि y = x + 5 हो गया। तो लाइन y = x + 5 आ गई, y = x + 5, सॉरी -1 था, स्लोप था -1, ठीक है -1 लिख लेते हैं यहाँ पर। तो x + y = 5 हो गई। तो ठीक है, अब तुम्हें इनके बीच का शॉर्टर डिस्टेंस निकालना था। तो PQ डिस्टेंस क्या है, तो लाइनों के बीच का डिस्टेंस है, और दो पैरेलल लाइनों के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, C1 - C2 √a² + b²।
दो लाइनों के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला तो पता ही होगा तुम्हें, ये हो गया। सो दिस वाज ऑल विद द टॉपिक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स और एंगल बिटवीन पॉइंट्स।